जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह और हमारे साथ है प्रिया मैम। और एसएसटी का पूरा इंडिकेटिव सिलेबस डी ट्रिपल एस का जो जारी हुआ है, अध्ययन मंत्रा पे आप बने हुए हैं और इस पूरे सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस की एक रूपरेखा दी गई है और जो आपकी तैयारी में एक सही दिशा और दशा के लिए बड़ी जरूरी है। तो आज की पूरी क्लास में हम इस सिलेबस को एसएसटी के लिए देखने वाले हैं। पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉरवर्ड करिए। तो इस पूरे सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी का जो एक बहुत कोर इंपॉर्टेंट फिनोमिना, जिसको कंसर्न टॉपिक या अगर कोर पेपर के रूप में मैं कहूं तो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के साथ प्रिया मैम इनको बताएंगी। उसके बाद बाकी ज्योग्राफी और बाकी का पॉलिटी और सिविक का जो पोर्शन है जो हम आगे लेके चलेंगे। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिए भाई। सभी को नमस्कार। एक अभ्यर्थी जीवन में ये दो बड़े इंपॉर्टेंट शस्त्र हमारे लिए साबित होते हैं, जिसमें जब अगर हम सिलेबस पर अपनी एक पकड़ बना लें और साथ ही साथ पीवाईक्यू का गहरा अध्ययन करें, तो उसी में से एक एस्पेक्ट डी ट्रिपल एस बी का आयोग अब हमें इंडिकेटिव सिलेबस दे रहा है, जिसका भलीभांति प्रयोग हमें करना चाहिए और उसी पर एक गहरी पकड़ हमें बना लेनी चाहिए। तो चलिए इतिहास के सिलेबस के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। टीजीटी के लेवल पर जब हम इतिहास का वर्णन देख रहे हैं तो ज्यादा जो अहमियत दी गई यहां पर आधुनिक भारत और विश्व इतिहास को दी गई। तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ थीम और उससे भी ज्यादा विश्व इतिहास के संदर्भ में हम थीम्स को आता हुआ देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार की थीम्स हैं जिसमें आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पेजेंट क्लास इश्यूज, और लेबर एंड पेजेंट दोनों ही शब्दों का प्रयोग जब इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एनसीईआरटी के थ्रू किया जाता है, इसकी अपनी दोनों अलग धारणाएं हैं। और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन द 20th सेंचुरी, भारत में उद्योगों का उदय किस प्रकार से हुआ, 20वीं शताब्दी में किस तरीके से उद्योगपतियों का आगमन हुआ, इसका वर्णन भी हमें सिलेबस के रूप में दिखाई पड़ रहा है। फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, अब क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की थीम में रखा गया है तो सीधा हमें इंडिया पर हुए कॉलोनाइजेशन की बात नहीं करनी, हमें ब्रिटेन की रूपरेखा को समझना है कि वो किस दिशाओं में बढ़ रहा था। अगर उसने आयरलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया, उसके बाद अमेरिका को कॉलोनाइजेशन के तहत अपनी चपेट में लिया, तो एक पैटर्न जो हमें मिल रहा था उस पर भी हमें पकड़ बनानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला थीम है आउट ऑफ द ऑल सो फार, जिसके कारण, घटनाएं, प्रभाव और इसका रिजल्ट यानी कि क्या आउटकम रहा, इसकी चर्चा भी रहती है। अब इसी के अलावा हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की रूपरेखा को भी आता हुआ देखते हैं। ये कहां से आया? भारतीय इतिहास से, 1857 का विद्रोह। परंतु इससे आगे और इससे पीछे की घटनाएं भी अहमियत रखती हैं, जिसमें पैसिव रेजिस्टेंस बिफोर 1857 एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयड टॉपिक इसी सिंगल थीम से बन जाते हैं। देन इंडियन हिस्ट्री का जो दिल है, मॉडर्न हिस्ट्री का रादर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947, 1885 कांग्रेस का गठन, 1885 के संदर्भ में हम कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से कहानी को शुरू करते हैं और 1947 आजादी और यलगार की भावना से ओतप्रोत होते हैं। फिर से हमें सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री के समाजवाद से जुड़ी हुई विचारधाराओं से रूबरू कराता है, जिसमें रूसी क्रांति एक अहम टॉपिक है, क्योंकि रशिया ने पूरे विश्व को यह छवि दिखाई कि समाजवाद के ताने बाने को बुन करके भी एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, जिसको कारण, प्रस्तावना, घटनाएं, उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ा पूरे विश्व पर, ये कुछ एस्पेक्ट्स बनते हैं, ये कुछ फैसेट्स बनते हैं जो हम रूसी क्रांति में समाजवाद के साथ साथ लेकर के चल सकते हैं। यहां पे द स्टॉलवर्ट कार्ल मार्क्स इज ऑल्सो मेंशन्ड कि इनकी क्या विचारधारा रही। इन्होंने पूंजीवाद से किस तरीके से समाजवाद तक का सफर तय किया जाएगा, या सामंतवादी प्रणाली से कैसे कैपिटलिज्म को भेदते हुए समाजवाद एंट्री करेगा, इस चर्चा को भी शामिल किया गया। और फिर
हिटलर का उदय और हिटलर के साथ साथ मुसोलिनी पर चर्चा, यानी कि फांसीवाद और नाजीवाद की चर्चा, विच इंप्लाइज जर्मनी और इटली की केस स्टडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर्स प्रथम और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके बाद आने वाला लीग ऑफ नेशन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद आने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, ये कुछ हमारे अहम टॉपिक्स बनते हैं टीजीटी एसएसटी के संदर्भ में हिस्ट्री को जब हम ध्यान में रख रहे हैं। अब इसी के साथ साथ ज्योग्राफी के सिलेबस के डिस्कशन के लिए गजेंद्र सर आपको इसकी गाइडेंस देंगे। प्लीज सर। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, इट्स टीजीटी एसएसटी में ज्योग्राफी का इतना शानदार विश्लेषण करने के लिए। तो अब आपके बारी है भूगोल की, यानी जो कि आपके एसएसटी का एक बहुत कोर विषय है, इतिहास की तरह ही। तो देखो, भूगोल में अगर मूलभूत से हम बात करें तो टॉपिक वही है जो आप लगातार जिसके बेसिस पे तैयारी करते आए हो, लेकिन अब चूंकि चीजें आपके लिए इंडिकेटिव रूप से बता दी गई हैं, स्पष्ट रूप से ऑफिशियली बता दी गई है, तो बड़े आप उसको कॉन्क्रीट तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से करने की प्राथमिकता रहिएगा। और अध्ययन मंत्रा उस सफलता में आपके लिए हमेशा एक सीढ़ी साबित होता रहा है, होता रहेगा। तो आप उसको भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप हमारे ऑनगोइंग जो लेटेस्ट बैच है उससे कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले पूरी क्लास को देखिएगा। देखो, भूगोल में हम बात करें तो क्लास शुरू होती है आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, यानी जो मूलभूत रूप से आपका जो छठी क्लास का पहला ही चैप्टर है, आप अगर ध्यान से पढ़ो, है ना, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद ये आपके मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की गतियों में रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, दिन रात का फिनोमेना कैसे होता है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ये सारा जो अगर आपको किताब के वाइज बताऊं तो ये जो पूरा पोर्शन आ जाता है आपका पहला और दूसरा, ये आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इनमें स्पष्ट रूप से दिया गया है ना। लेकिन आपको तैयारी का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटिव रूप से अगर आप बात करें तो इस पे भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें हम लोग जरूर आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद शुरू होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी जिसको आप पढ़ते हो कि भाई क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, निफे, कुछ यहां पर थ्योरीज भी दे रखी है। अगर मैं बात करूं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, अर्थक्वेक और वोल्केनो, यानी जो आंतरिक बल हैं, जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, जो हमारे धरती पे बदलाव लाते हैं इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों में, उसमें यहां पर क्या क्या दे रखा है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जो डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे अभिसारी हो, अपसारी हो, चाहे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो, अच्छे लेवल पे सवाल यहां पर बनते हैं। ठीक है। उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी है, और दो हमारी टेक्टोनिक घटनाएं हैं। एक आपका फोल्टिंग है बेटा, जिसको हिंदी में भ्रंशन कहा जाता है, और फोल्डिंग है जिसको हिंदी में वलन कहा जाता है। आपको पता है ना ये क्यों दे रखे हैं? क्योंकि फोल्ड, आप जो वलित पर्वत देखते हो, चाहे हिमालय हो हमारे एशिया का, चाहे अफ्रीका का एटलस हो, चाहे साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका का आपका रॉकी माउंटेन हो, चाहे ध्यान रखिएगा आल्पस हो यूरोप का, चाहे अपलेशियन माउंटेन हो, ये सारे वलित पर्वत है। तो वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? फोल्ड माउंटेन्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोल्डिंग, है ना। तो इसलिए फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिया गया है, कायदे से सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से फोल्टिंग, अब फोल्टिंग से कौन से माउंटेन बने भाई? ब्लॉक माउंटेन बने। तो सवालों की रूपरेखा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझते हुए उसका अप्लाइड एस्पेक्ट जो है कि भाई थ्योरी आपने समझा फोल्टिंग क्या है, अब इस फोल्टिंग से कौन कौन से पर्वत आपको दुनिया भर में नजर आ रहे हैं। जैसे ब्लॉक माउंटेन में आप देख लो सियरा निवेदा है, और आपके ध्यान रखिएगा वासाच पर्वत है, हॉर्स माउंटेन है, साल्ट रेंज है पाकिस्तान वाला, और अगर मैं ब्लैक फॉरेस्ट करूं वॉस्जेस है, ये सारे ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल हैं। बढ़िया से कराएंगे आपको। उसके बाद भूगोल में आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आता है ये भू आकृतिक विज्ञान के टॉपिक है विद्यार्थियों सारे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, देखो देखिएगा, है ना, यानी चट्टानों के बारे में बातचीत यहां पर हो रखी है। चट्टानों के क्या क्या टाइप्स हैं, चाहे आपकी वो आग्नेय चट्टानें हो, चाहे अवसादी चट्टानें हो, चाहे मेटामॉर्फिक चट्टानें हो, पेडोजेनेसिस यानी जो मृदा निर्माण की व्यवस्थाएं हैं, वो सारा चीज है यहां पर। उसके अलावा जैसे मैंने यहां पर कहा कि मिट्टी का पूरा क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। दोनों वर्गीकरण, यानी जो एक तो आईसीआर वाला वर्गीकरण है, एक जो आपने सुना ना एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, वो सारी क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका अपक्षय वाला टॉपिक है। अपक्षय यानी अगर मैं मोटा मोटी रूप से बताऊं, वो सारी तमाम प्रक्रियाएं जिनसे धरातल में बदलाव आता है, डिनंडेशन की प्रोसेस कहलाती है ये सारी। तो वेदरिंग वही है। वेदरिंग क्या है? चट्टानों का टूटना फूटना। तो
तो चट्टानें किस किस तरीके से विखंडित होती है, आपको टाइप्स करने पड़ेंगे बेटा। फिजिकल वेदरिंग से सवाल आता है, ग्रेनाइट ज्यादा फिजिकल वेदरिंग से संबंधित है या केमिकल वेदरिंग से। चूना पत्थर जो देखो हाउ ब्यूटीफुली दिस ऑल टॉपिक्स हैव बीन ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू ईच अदर। सिलेबस को आप देखो बढ़िया से, चट्टानें दे रही हैं, चट्टानें टूटती फूटती है, चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाएगा, वेदरिंग कहलाएगा। अच्छी भाषा में कहें तो चट्टानों का विखंडन और वियोजन, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन। विखंडन जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब भौतिक कारक, सूर्य की गर्मी, हवा, ये चट्टानों को डैमेज कर रही है। और डीकंपोजिशन में बोल रहा हूं इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर ज्यादा किसे घबराता है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री चट्टान है। चूना पत्थर इज मोर वल्नरेबल टू दी केमिकल वेदरिंग, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेशन। तो उस ओरिएंटेशन में आपके सवाल आते हैं, ठीक है। मास वेस्टिंग है भैया, वृत्त संवेलन है। उसके बाद ये देखिएगा, ये सारे हैं बाह्य फोर्स, यानी नदी का बहता हुआ पानी कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है, बढ़िया से मैकेनिकली बताना पड़ेगा। चाहे वो वी आकार की घाटी नदियां बनाती है, ये बाह्य बल हैं, ये भी तो धरती को बदलते हैं। नदी का पानी, हवा, ग्लेशियल, इनको क्या कहा जाता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि आंतरिक बलों से माउंटेन वगैरह बनते हैं। उस माउंटेन पे एक नदी बह रही है, वो नदी उस माउंटेन को विरूपित कर रही है, उस माउंटेन को काटकर वी आकार की घाटी बना दी, गोर्ज बना दिया, कैनियन बना दिया, वाटरफॉल है, जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, मियंडर है, विसर्प है, ओक्सबो लेक है, चापाकार झीलें हैं, डेल्टा है, प्राकृतिक तटबंध है। ये सारे नदियों के लैंडफॉर्म में टिप्स पे याद कराऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। विंड के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म, इंसेलबर्ग है, वातगर्थ है, आपका यारडांग है, जुगेन है, ड्रेकेंटर है, सेंड्यून है, बालू का स्तूप है, बरखान है, लोयस है, ग्लेशियल में मोरेन है। ग्लेशियल यानी हिमनद, हिम की बहती हुई नदी। ग्लेशियल का जो मूवमेंट है वो भी उस टोपोग्राफी को बदलता है। तो पूछेगा ग्लेशियल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, हिमानीकृत लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, चाहे मोरेन हो, सर्क हो, एरेटे हो, नूनाटक हो, ड्रमलिन हो, रोश मुटाने हो, एक बास्केट हो, सारी चीजें, आउटवॉश प्लेन, ठीक है। और याद रखना हर बार आपसे कई बार यू आकार की घाटी, ये जरूर, यानी ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें तो ये सारे नामों के साथ साथ इनका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इनका मैकेनिज्म है, वो भी करना। उसके बाद देखना यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट आ जाती है, यानी जो वायुमंडल वाले टॉपिक हैं, आसान सी चीजें हैं। वायुमंडल की स्ट्रक्चर, संरचना, वेदर और क्लाइमेट में जो बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा जो तापीय दशाओं के टॉपिक है, जैसे हीट बजट है ना भाई, इंसोलेशन किस किस रूप में आता है, कैसे कैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, सारी चीजें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इन सब में आपको मूलभूत, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब पार्थिव विकिरण, भाई आती हुई जो गर्मी है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आता हुआ जो तप है वो धरातल को गर्म करेगा, लेकिन रात को तो धरातल से ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो गर्मी वापस लौटाई जाती है। उस लौटाई हुई गर्मी को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो धरातल को क्या करती है, ठंडा करती है। पूछा जाता है इसलिए रेगिस्तानी एरिया में दिन में 50 डिग्री तापमान, लेकिन रात में ठंडा हो जाएगा। वाई? क्योंकि रेगिस्तानों में, बालू मिट्टी में, समतल मैदानों में जो पार्थिव विकिरण की दर है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की दर है, वो दैट इज रिलेटिवली फास्टर। थ्योरी समझ के उसको अप्लाई रूम में एग्जामिनर सवाल उठाता है। उसके अलावा भाई एडवेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर जो है, यानी इस पूरी क्लास का पर्पज ये है कि चूंकि आप लोग कंफ्यूज हुआ करते थे कि सर सिलेबस तो कोई नहीं है, तो पारंपरिक रूप से पीवाईक्यूज के आधार पर आप लोगों को सारी चीजें कराई जाती थी। अब चूंकि सारा इंडिकेटिव सिलेबस दे दिया है और कोई नई चीजें आपके सामने नहीं है, आपने अब तक DSSB की तैयारी करी है, तो आपको पता है कि मोटा मोटी रूप से चीजें वही है, बस उसको फॉर्मुलेटिक तरीके से आपके सामने परोस दिया है। वाई? सो दैट यू शुड बी फ्री फ्रॉम दिस कंफ्यूजन, कि कोई आपके एम्बिट से बाहर से तो नहीं है, तो चीजें सारा वही है मोटा मोटी रूप से, लेकिन अब उसको ना बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से दे दिया है, तो तैयारी भी आपकी बड़ी ऑथेंटिक, कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, है ना। उसके बाद भैया विंड सिस्टम वाला है, वायुदाब पेटियां समझोगे तो विंड सिस्टम, अभी हमारा चैनल है TGT, PGT और नेट बाय अध्ययन मंत्रा, ठीक है, जिसपे विंड ही अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेरी अभी लास्ट क्लास वायुदाब पेटियों की क्लास हुई थी, यूट्यूब पर ही आप देख सकते हैं उसको। आगे मैं आपको प्राइमरी विंड पढ़ाऊंगा, साइक्लोन पढ़ाऊंगा, एंटी साइक्लोन, वाष्पीकरण, वर्षा के, कंडेंसेशन के कौन कौन से प्रकार है। अरे बारिश सिर्फ बूंदों के रूप में ही होती है क्या? नहीं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। बारिश है, हिमपात है, हेलिस्टॉर्म है, स्लीट है, ड्रिजल है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्षण। वर्षण के विभिन्न प्रकार, विश्व की क्लाइमेट बतानी पड़ेगी। और याद रखना यहां पर मूल रूप से लास्ट में आपका यहां पर पानी वाला यानी फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा एस्पेक्ट कि भाई ओशन, समुद्र विज्ञान जिसको आप बोलते हैं, समुद्र विज्ञान में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको बताना पड़ेगा। और जो डिफरेंट हमारे मूलभूत से 3 जो बड़े महासागर हैं,
जिसको आप पढ़ते हो, वैसे तो 5 है, लेकिन ज्योग्राफिकल रूप से केस स्टडी आपको 3 की करनी है। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। तो उसका आपको क्या बताना, उच्चावच, कि भाई उसमें कौन कौन से, उच्चावच का मतलब है अनियमितताएं, क्रिस्टल इरेगुलरिटी। हमारे महाद्वीप पे पर्वत पठार मैदान है या नहीं है? वैसे ही महाद्वीपों को, महासागरों की भी अद्भुत दुनिया है। महासागरों में भी आप देखो खड्डे हैं जिनको ट्रेंच कहा जाता है, ट्रफ है, द्रोणियां है, पहाड़ियां हैं जिनको कटक कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन जैसे गोलाकार टेबुलर माउंटेन है जिनको गोयट कहा जाता है, सबमरीन कैनियंस है, निमग्न तट है, निमग्न ढाल हैं, वो सारा रिलीफ पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर, महासागरीय लवणता, लवणता के कौन कौन से फैक्टर हैं, क्या कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन में लवणता कम होती है, गर्मी तो बहुत है, आप बोलते हो तापमान ज्यादा है तो लवणता ज्यादा होगी, यह नियम तो 0 डिग्री पर फेल हो जाता है। 0 डिग्री पर उतनी लवणता नहीं है तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी। क्यों भाई? क्योंकि 0 डिग्री पर सर डेली बारिश होती है और बारिश का पानी मीठा होता है, तो वो मीठा यानी फ्रेश वाटर जो रिलेटिवली सैलिनिटी को कम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां मिलेगी? 30-35 वाले एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में। 0 डिग्री पे गर्मी है लेकिन अक्रेंस ऑफ द डेली रेनफॉल सावर, 4 बजे वाली बारिश कम करती है। सारे टाइप्स आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा बच्चे वेव्स जो हैं, धाराएं हैं, ज्वार बाटा है, उनमें मूलभूत अंतर, टाइड के क्यों आता है, टाइड जो इम्बैलेंस बिटवीन 3 फोर्सेज, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल और अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीनों के इम्बैलेंस, असंतुलन से टाइड की उत्पत्ति होती है। उसके अलावा यानी द पॉइंट इज दिस पोर्शन ऑफ योर इंडिकेटिव सिलेबस रिकमेंड यू टू बी द मास्टर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आपका भौतिक भूगोल में अच्छी पकड़ है तो आपको टीजीटी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा ज्योग्राफी में, ये ध्यान रखना। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ भारत का भूगोल या मानव भूगोल वाले टॉपिक पढ़ के इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ जाऊं, नहीं बढ़ पाओगे। फिजिकल ज्योग्राफी इसीलिए ये भौतिक भूगोल वाले टॉपिक आपके सबसे पहले दे रखे हैं। आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, बट ये जो पोर्शन है ना, ये आपको साइंस के करीब ले जाता है, इसलिए ज्योग्राफी को साइंस भी बोलते हैं, ज्योग्राफी को सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई देखो यहां पर सारा का सारा क्लाइमेटिक डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जैव मंडल की इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के टाइप, बायोम, यानी ये पर्यावरणीय भूगोल इसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में, ये आपको बढ़िया से कराया जाएगा। और उसके बाद भारत का प्रादेशिक भूगोल शुरू हो गया, यानी इसमें मैं सिर्फ एक ही कहूंगा, आपको भारत का पूरा प्रादेशिक भूगोल करना है, चाहे वो भारत के, ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे भौतिक प्रदेश हो। भौतिक प्रदेशों में जो आपके हिमालय है, उत्तरी मैदान है, तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, आइलैंड है, डेजर्ट है। भारत की क्लाइमेट में सीधा सीधा मॉनसून पढ़ लेना बढ़िया से, मॉनसून से सीधा सवाल आता है, बढ़िया लेवल का सवाल आता है। भारत की वनस्पति सदाबहार वनों से लेकर कंटीले वनों से लेकर पर्णपाती वनों से लेकर मैंग्रोव वनों से लेकर पर्वतीय वन सारे करने पड़ेंगे भैया। और इसमें मैं हमेशा ध्यान रखना, आपको अपडेट भी रखूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल तो है, लेकिन भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो हर 2 साल में जारी होती है, तो आपको लेटेस्ट डेटा भी करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो भूगोल थोड़ा लंबा चौड़ा है, धैर्य रखें भाई। उसके बाद आपका शुरू होता है मूलतः मानव भूगोल वाला पोर्शन। इसमें क्या है, मानव यानी पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, डेमंस यानी लोग, पॉपुलेशन यानी, ये थोड़ी चीजें आसान है, लेकिन इसमें भी कई बार आपके बड़े एनालिटिकल विजडम वाले क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर कम पॉपुलेशन है, कहां पर ज्यादा, इसके कारण क्या है। उसके बाद माइग्रेशन जो है ना, परमानेंट मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या कारण है। इसमें 4 टाइप से सवाल पूछता है। भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेशन रूरल टू अर्बन है, अर्बन टू रूरल है, अर्बन टू अर्बन है, रूरल टू रूरल है। उनके सेग्रीगेटली आपको चारों के फैक्टर बताने पड़ेंगे, तब यहां पर मामला बनता है। ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन की थ्योरीज है, माल्थस को पढ़ो, कितनी बढ़िया थ्योरी है ना, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस द रिसोर्सेज। जनसंख्या जल्दी जल्दी बढ़ती है ज्योमेट्रिक तरीके से, और संसाधन ध्यान रखना अर्थमेटिक तरीके से बढ़ते हैं, तो भैया बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। उस बैलेंस को सुधारने के लिए माल्थस ने कुछ आपके, जिसको आप बोलते हो कि प्रिवेंटिव मेजर दिए, निषेधात्मक उपाय हर बार पूछे जाते हैं। माल्थस का निषेधात्मक उपाय क्या है, सकारात्मक उपाय क्या है, तो वो तो तभी पता चलेगा जब माल्थस को डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद डीटीएम मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, नोटेस्टीन थॉमसन का जो 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई है, सारा बताया जाएगा आपको। कुल मिलाके ये भी अच्छा पोर्शन है, स्कोरिंग ऑप्शन है, बशर्ते कि इसके बारे में आपकी एक अच्छी विजडम हो, एक अच्छी डेमोग्राफी हो। लास्ट में बेटा संसाधन और विकास है, यानी ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है पूरा आपका, पूरा आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल में फिर आपके एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के क्या क्या टाइप्स हैं, यानी जो डिफरेंट तरह के एग्रीकल्चर टाइप जो विटल सिंह ने बताए हैं, मूलतः वही फॉलो करना। जैसे चाहे जीवन निर्वाह कृषि हो, चाहे आपका गहन जीवन निर्वाह कृषि हो, डेयरी फार्मिंग हो, चाहे अगर हम बात करें प्लांटेशन यानी रोपण कृषि हो,
और ग्रीन रेवोल्यूशन का भी केस स्टडी यहां पर ले लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में जोड़ के पूछा जाता है, बशर्ते ये अलग से नहीं दे रखा, लेकिन हर बार आता है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक भूगोल में और क्या आता है भाई? आर्थिक मतलब जो आर्थिक हमारे कार्य हैं, एग्रीकल्चर में मनुष्य करता है, एग्रीकल्चर दे दिया। इंडस्ट्री यानी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं। और कुछ आपका यहां पर दो भागों में डिवाइड करके आपको बता दिया जाएगा कि कुछ खनिज आधारित उद्योग हैं, जैसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री, कुछ आपके ध्यान रखना सुगर है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये दोनों क्या हो गए? ये आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इनको क्या बोलोगे? कृषि आधारित, क्योंकि इनका जो कच्चा माल है मूलतः एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। जबकि टिस्को विस्को जब आप पढ़ोगे, सारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना, सारा विजाग और जिसके में विशाखापट्टनम वाला प्लांट, कुछ केस स्टडीज भी मैं यहां पर आपको कराऊंगा, ताकि ये जो फंडामेंटल, देखो लोहा इस्पात उद्योग को फंडामेंटल इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि हर जगह आप देखो आयरन स्टील का उपयोग होता है। तो मान के चलना हर बार कभी भी ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री से नहीं पूछा गया हो। उसके बाद कुछ आपके फूटलूज इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज है, वो सारी आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लाइफ लाइन्स ऑफ द, यानी जो ट्रांसपोर्ट वाले वो जो सारी चीजें आ जाती है, ये जिसको मैं कहूंगा परिवहन। भाई दिल्ली की लाइफ लाइन क्या है? मेट्रो है, जिसके थ्रू लोग कम्यूट करते हैं। तो आसान भाषा में ये जो सारा डिस्कशन है, ये आपका परिवहन के अंतर करना है आपको, चाहे रोड परिवहन हो, चाहे आपका रेलवे परिवहन हो, चाहे सड़क यातायात हो, चाहे आपके एयरवेज हो, चाहे आपका गैस पाइपलाइन हो। ट्रेड की भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, वर्ल्ड में जो इंपोर्टेंट ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से सी रूट हैं, कौन कौन से इनलैंड सी रूट हैं। और टूरिज्म को एक ट्रेड के रूप में आजकल देखो, टूरिज्म को भी आप तो देखो बहुत सारे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं टूरिज्म से चल रही है। श्रीलंका की हालत देख लो, है ना, कोरोना के दौर में जब टूरिज्म ठप हुआ तो श्रीलंका की इकोनॉमी ठप हो गई। तो टूरिज्म को एक ट्रेड के रूप में तो देखा जाना चाहिए, न्यायोचित है, उसकी भी केस स्टडीज लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट है पूरा। यानी जो डिजास्टर, एक तो होता है बेटा हैजार्ड, एक होता है डिजास्टर। मान लो बंगाल की खाड़ी में कोई साइक्लोन बना, लेकिन वो उड़ीसा तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही डेसिपेट हो गया, दैट इज ए हैजार्ड। लेकिन जब वो हमारी तटरेखा से टकराकर हमारे जान माल को क्षति पहुंचाए, व्हेन इट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, द हैजार्ड बिकम द डिजास्टर। तो डिजास्टर पे, यानी जब वो, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ एसएसटी सोशल साइंस, तो ये हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कैसे चरमरा देता है, तब ये डिजास्टर कहलाएगा। तो डिजास्टर में पूरा मैनेज, मैंने कहा ना इसमें पूरा, ये पूरा एक शब्द में लिख लो, ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। आपको साइक्लोन करना है, आपको ध्यान रखना इसमें डिजास्टर के डिफरेंट जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है वो सारी करनी है। हार्बर वेव, सुनामी की बात करनी पड़ेगी, कुछ केस स्टडीज में मैं यहां पर लूंगा। तो इसकी तरह से आपको ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो कुछ यहां पर आपको कुछ, जैसे जिसको रोड मैप आप बोलते हो ना, कि भाई अल्टरनेट जो प्लानिंग है, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या जो सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेज हैं, चाहे वो किसी भी डिजास्टर को लेकर, उसमें कुछ आपके रिकमेंडेड या एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें सही हो जाती है, एक दो अच्छी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके साथ आपका ज्योग्राफी का पोर्शन समाप्त होता है। और इसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये ज्योग्राफी हिस्ट्री के बाद ये आपका आता है इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, जिसमें संसाधनों की बात है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी पॉवर्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, उसके डिफरेंट जो मेजरमेंट है वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। पॉलिसीज पॉवर्टी रिडक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है वो सारा, और इसमें फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ का डेवलपमेंट, और जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशन है। कुल मिला के इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया यहां पर एनालिसिस आपको देना पड़ेगा। फिर हमारे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर हैं, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे प्राइमरी हो, सेक्टर हो, आपके सेकेंडरी हो, ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, और इसमें प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ग्रोथ, इंडस्ट्री सेक्टर, वो सारी चीजें। उसके बाद इसमें एक मनी और क्रेडिट का ऑप्शन है आपके पास, ये टॉपिक है पूरा, जिसमें इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से लेके मॉनेटरी कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी एग्रीगेट इन इंडिया, सारा डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसके बाद सिविक्स वाला आ जाता है। तो प्रिया मैम एक बार आप इनको बता दीजिए। हाँ जी सर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का एकदम विस्तार से सेशन को, सिलेबस डिस्कशन को सर ने किया। अब हम देखते हैं कि सिलेबस के मॉड्यूल में जब आप सिविक्स का पोर्शन देखते हैं, तो सिविक्स के संदर्भ में, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी काफी डायनामिक, स्टैटिक होने के साथ साथ अब करंट ओरिएंटेड होने की वजह से डायनामिक सब्जेक्ट की डोमेन में भी एंट्री ले सकते हैं। और इसी संदर्भ में
पावर शेयरिंग और क्वासाई फेडरल का जो स्ट्रक्चर हम अपने भारत में देखते हैं, वहीं से उठता हुआ आप फेडरलिज्म की थीम को अपने सिलेबस में देख रहे हैं। लोकतंत्र जिसका जीता जागता एग्जाम्पल और सबसे शानदार एग्जाम्पल हमारा ही देश है, वो थीम भी आप पॉलिटी सिविक्स के डोमेन में आता हुआ देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, चुनाव, ये तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर लोकतंत्र की तरफ यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ कोई चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो हर्डल्स हैं, अगर कुछ वैसा एग्जिस्ट करता है तो उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव मैनर में डील किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेमोक्रेसी पर ही विस्तार से और ज्यादा थीम्स और इसके सेलियन फीचर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है विच इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इतिहास में हम लॉर्ड रिपन को याद करते हैं और उसी का ही नया चेहरा अडॉप्टेड मैनर में आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में अपने सिविक्स के डोमेन में देखते हैं। वैसे ही जब हम 1947 पर हिस्ट्री को अंत की तरफ ले जाते हैं और 1950 तक का पूरा सफर तय करते हैं, तो वहां बाबा साहेब की अध्यक्षता में यानी कि बी.आर. अंबेडकर के चेयरमैनशिप में जो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और तमाम अन्य नेशनल लीडर्स ने बहुत सी कमिटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया, चाहे नेहरू की बात हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात हो, तो वहां से एम.एन. रॉय की पायनियर लीडरशिप के तहत संविधान निर्माण का मुद्दा उठता हुआ दिखता है, जिसको हम रखते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ता है और मूल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या फिर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज की चर्चा करते हुए फंडामेंटल राइट्स मुख्य रूप से एक अहम टॉपिक बनता है। अब इस संदर्भ में जब हम एक जिस्ट की तरफ अगर ध्यान दें, तो इतिहास में क्योंकि आधुनिक भारत के साथ साथ विश्व इतिहास की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पहले हम PYQ से अनुमान लगाते थे, तो इन सारे टॉपिक्स पर पकड़ बनाने के लिए, चाहे इतिहास की बात हो, ज्योग्राफी भूगोल की बात हो, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की और सिविक्स की बात हो, तो अब इस पर पकड़ बनाने के लिए आप सब हमारे पास कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी चर्चा गजेंद्र सर और विस्तार से करेंगे। तो प्लीज सर बच्चों को वाकिफ करिए कि वो कैसे हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, देखो आपने ना पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा, इसलिए बड़ी तसल्ली से बड़ा इस इंडिकेटिव सिलेबस को हमने स्प्लेंडिड और बड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया, क्योंकि एक सिलेबस की समझ होनी आपके सफलता की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि यही आपका गीता कुरान बाइबिल है, आपका सिलेबस। अब चूंकि आपको पता है अध्ययन मंत्रा टीचिंग एग्जामिनेशन में हमेशा बेहतर था, बेहतर रहेगा, हम नहीं बोलते, हमारा परिणाम बोलता है। तो हमारे जो इन सारे, यानी देखो किताबें तो आपके पास हैं ही, किताबों के साथ साथ आपको एक अच्छी गाइडेंस के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आपकी सफलता में जितना हिस्सा हमारा हो सकता है हम हमेशा उसके प्रति कटिबद्धता जारी करते हैं, जाहिर करते हैं। तो इसमें ज्योग्राफी का जो पूरा सेशन है आपकी पूरी इस सिलेबस में, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मैं पढ़ाता हूं। मैम आइए। इतिहास का हमारे पास प्रिया मैम, जो कि अभी इतना बेहतर तरीके से आपको ऐतिहासिक विश्लेषण को इतना कायदे से बताने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा मैम को, ताकि बच्चों को, मुझे लगता है कि आप में इस पूरे सिलेबस को सुना है आपने, एक एक इंच बाय इंच सिलेबस हमने कवर किया है इस क्लास में, तो उससे आपको एक जरीर सटीक रणनीति आप बनाओगे। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है हमारी अध्ययन मंत्रा की टीम में, वो प्रोफेसर टीकाराम सर, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, वो बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, और प्रबल सर भी उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो कुल मिला के अध्ययन मंत्रा की बेस्ट टीम से जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह आपसे जरूर रिकमेंडेशन दूंगा। वो आप कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे मैम ने कहा, तो वो मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है भाई, हमारे अध्ययन मंत्रा का कनेक्टेड ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना है, या फिर आप सीधा हमारी वेबसाइट www.adhyanmantra.com पर जाकर आप हमारे जो लेटेस्ट, यानी जो नया आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पूरी क्लासेज आपको मिल रही हैं, है ना, ये बैचेज ऑलरेडी आपके इसमें एडमिशन चालू है। आप सीधा अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल कर लो, या हमारी वेबसाइट आपको नजर आ रही है ना www.adhyanmantra.com पर जाकर आप DSSP TGT SST ऑब्वियसली 2024 का लेटेस्ट बैच है, जो आपकी इसी एग्जाम के, आने वाले एग्जाम के माथत बनाया गया है, जिसमें हमारी पूरी जो टीम है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, वो बड़ी कटिबद्धता से और एक अपनी उनकी जो एकेडमिक विजडम है, जो उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आपके सामने जो डिलीवर करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमसे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इस पे कुछ आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा, जो आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा देखो, आपको अल्टीमेट सफलता के लिए यानी यू हैव टू बी रेशनल नॉट द इमोशनल, ये आपका प्राइम पेपर है, मुख्य पेपर है, लेकिन यू ऑल्सो नो दैट यू ऑल्सो हैव गुड स्कोर इन योर फर्स्ट पेपर जनरल पेपर। तो जनरल पेपर का इंडिकेटिव सिलेबस रोहित सर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसमें भी भैया 100 नंबरों का पूरा जो सिस्टम है वो आपको इन किताबों में मिल जाएगा। अगर आप पुस्तक, कहते हैं ना पुस्तक प्रेमी सबसे धनी इंसान होता है, तो ये किताबें आपके इसी लेटेस्ट पैटर्न पे, इसी सिलेबस के आधार पर सारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या अध्ययन मंत्रा के हमारे मुख्य ऑफिस जीटी नगर से आकर आप इनको हाथों हाथ ले जा सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ये आपका 20 नंबर हिंदी पूरा जनरल पेपर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज और एसएसटी का जो पूरा रीडिंग है या जो पीडीएफ है, जो बुकलेट है, उसकी भी जानकारी दूंगा। रीजनिंग 20 नंबर आपको यहां से, उसके बाद इंग्लिश जनरल पेपर का बड़ा मैंडेटरी 20 नंबर, और इसके अलावा मैथ्स और आपके ध्यान रखिएगा जनरल अवेयरनेस। तो ये पांचों किताबों का सेट मैं चाहता हूं कि आपकी टेबल पे रहे। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू डू द जस्टिस विथ योर फर्स्ट पेपर। उसके अलावा बिल्कुल, उसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल, तो टेस्ट सीरीज पे जाके आप लेटेस्ट पैटर्न पे देखो, आपको कहते हैं ना कि इससे पहले कि डी++ भी आपको इवेल्युएट करे, आप खुद इवेल्युएट कर लीजिए खुद को कि कितने पानी में है, कितनी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको हमारी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी डी++ की, ये ध्यान रखिएगा। अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर ही अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी लगातार चल रही है बढ़िया लेवल पे, और जो पैटर्न आपके डी++ की रिक्वायरमेंट होती है उसी आधार पर इंच बाय इंच आपके सिलेबस के आधार पर ये सारे एमसीक्यूज बनाए गए हैं। और सोशल साइंस का जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो भी आपको अवेलेबल होगा। और मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा, मैम आइए आप, और हमारे इस पूरे अध्ययन मंत्रा परिवार से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आप लाइक करिएगा, क्योंकि भाई सिलेबस बढ़िया तरीके से आपको बता दिया गया है। तसल्ली से इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा। और एक बार मैम आप भी बताइए कि भाई हमसे जुड़ने के लिए आपको जरूर प्रयास करना है, क्योंकि टीजीटी सोशल साइंस की बेस्ट टीम अध्ययन मंत्रा है, अध्ययन मंत्रा है, अध्ययन मंत्रा है। जी बिल्कुल, टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां टीजीटी एसएसटी की हर एक फैकल्टी ने अपनी अपनी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के माध्यम से इन क्रूशियल टॉपिक्स की झलक आपको दिखलाई है। और उसके अलावा पोर्टल पर विस्तार से जुड़ने के लिए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, अध्ययन मंत्र एज एन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात की जाए या फिर पोर्टल के माध्यम से बात की जाए, हाइब्रिड मोड में कोर्सेज को रन करने की बात की जाए, प्रॉपर मेंटोरशिप, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉक प्रैक्टिस, एकदम एग्जाम के रूप में एक अभ्यर्थी जीवन को एनालाइज करते हुए राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज और अंतिम चरण तक हम आपका साथ निभाने के लिए तैयार हैं। आशा है ये प्रयास हमारी तरफ से आप सभी को पसंद आए, समझ में आए, क्योंकि ये प्रयास पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ हम आगामी एग्जाम सेशन के संदर्भ में भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें और इजाफा भी करने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ अध्ययन मंत्र के चैनल के साथ। चलिए भैया, अब आप सबसे मुलाकात होगी हमारे अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड पोर्टल पे, यानी हमारे यूट्यूब के अलावा जो बकायदा सारी जो क्लासेज आपके एग्जाम के चल रही है। तो इंतजार करूंगा आप सबका हमारे पोर्टल पे, यानी इसी चैनल पे, इसी बैच के, जो आपके ऑनगोइंग इंडिकेटिव सिलेबस के आधार पर सारी चीजें चल रही है। तो आना मत भूलिएगा, हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ द होल अध्ययन मंत्रा टीम, आई विश यू वेरी गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर दिस अपकमिंग वैकेंसीज। हैव ए वंडरफुल लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल, ये साल हमारा है। बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी फ्रॉम माय साइड टू। थैंक यू एंड टेक केयर।